40, 45, 50 ऐसे बन जाता है। अब रही बात कि एक्सेल में ये सब जनरली रिपोर्ट बन जाता है और उसके बाद एक लेटेस्ट जो स्टोर कीपर का काम थोड़ा सा ऑफिशियल भी होता है और बहुत ज़्यादा साइट वाइट। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लोग स्टोर कीपर का जॉब के लिए सोचते हैं या जो लोग स्टोर कीपर का जॉब करते हैं तो उसमें कितना ग्रोथ है और कौन से लेवल के यानी कितना आपका एजुकेशन होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास जो कमेंट्स में कुछ आए थे स्टोर कीपर से रिलेटेड, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूं, इसमें भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए कि ये किस टाइप का जॉब है। तो देखिए, इसमें थोड़ी सी वैकेंसी कम आती है लेकिन वैकेंसी ठीक ठाक आती है और वैकेंसी मतलब जितना आता है उसके हिसाब से लोग उसमें हैं भी। यानी कि दूसरे वर्कर लेवल का जो जैसे कि वैकेंसी आता है उसमें बहुत ज़्यादा लोग भी रहते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन स्टोर कीपर में लोग कम मिलेंगे। तो उसके हिसाब से इसका वैकेंसी थोड़ा सा कम इसलिए आता है कि यहाँ पे जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कुछ एरिया में जैसे 1 या 2 या 3 स्टोर होना एकदम लाजिम होता है। क्योंकि स्टोर आसपास में जहाँ पे भी काम होता है वहाँ पे तो स्टोर चाहिए ना चाहिए, इसीलिए स्टोर में स्टोर हेल्पर चाहिए होता है, स्टोर कीपर होना चाहिए होता है, स्टोर इंचार्ज बोल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि स्टोर कीपर का जो जॉब है वो थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड अच्छा होता है इस सेंस में कि थोड़ा सा आपके पास स्किल होना चाहिए। अब स्टोर कीपर में कौन लोग जा सकते हैं? आपके पास अगर मैट्रिक भी क्वालिफ़िकेशन है लेकिन ठीक ठाक आपको लिखना और पढ़ना आता है तो भी आप स्टोर कीपर में जा सकते हैं। और अगर आप इंटर किए हैं और ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको आगे बढ़ने के आगे चांसेस और होते हैं। अब इसमें काम होता क्या है? जनरली जो स्टोर में जो भी सामान होता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर उन सब का नॉलेज भी है ना तो आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल किसी स्टोर में जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन प्लांट में, तो वहाँ पे क्या क्या जैसे वेल्डिंग रॉड हो गया, ग्राइंडिंग व्हील हो गया, मटेरियल हो गया, जैसे प्लेट वगैरह यूज़ होते हैं, तो वो सब का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि ये सब मटेरियल जो है ना आपको इशू करना होता है, मटेरियल आपको इशू करना होता है, तो आपको उस मटेरियल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए तब भी। क्योंकि स्टोर कीपर का जो जॉब है आपके ऊपर स्टोर इंचार्ज हैं तो वो लोग भी आपको हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर पूरा काम आपके ऊपर पूरा लोड रहेगा। तो वहाँ जाने के बाद यानी अगर आप काम किए हैं तो आपको तो पूरा मालूम पड़ जाता है। अब इसमें सैलरी कितनी मिलती है? तो देखिए, सैलरी जो है स्टोर कीपर में 25,000 इंडियन रुपीज़ में मैं बात करूंगा, क्योंकि दूसरे करेंसी में मैं बताता हूं तो लोग फिर उसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसीलिए 25,000 इंडियन रुपीज़ से लेकर के 50,000 लोग अर्न करते हैं जनरली। अगर आप 25,000 या 30,000 आपका बेसिक सैलरी है तो अगर ओवर टाइम चलेगा तो स्टोर वाले को तो रहना ही है वहाँ पे। अगर दूसरे कुछ आदमी का ओवर टाइम चलेगा, किसी का नहीं चलेगा, लेकिन स्टोर वाले को तो ओवर टाइम देना ही पड़ता है क्योंकि स्टोर में कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपका बेसिक 30,000 भी अगर बनता है तो ओवर टाइम चलेगा तो 40, 45, 50 ऐसे बन जाता है। अब रही बात कि और भी अगर अच्छा सैलरी है तो 50 के ऊपर भी जा सकता है और एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपका और भी ऊपर जा सकता है। और डिपेंड करता है कि मार्केट का सिचुएशन कैसा है, मार्केट का कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से सैलरी आजकल लग रहा है। तो कह नहीं सकते हैं कि आपका इतना ही लग सकता है, इसीलिए 25 से 50 के बीच में आप मान के चलिए। और जब मैं मुंबई में था एक बार, मैं वहाँ पे एक आदमी थे जिनका स्टोर कीपर में काम हुआ था कुवैत के लिए, तो उनका जो सैलरी उसी टाइम में लगा था ना 300 KD। तो हम लोग को बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये फ्रॉड है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने जो देखा वो एकदम जेन्युइन ऑफिस, जो ऑलरेडी मैंने 15 ऑफिस का लिस्ट बताया है, वो लिस्ट में भी उस ऑफिस का नाम है। तो ऑफिस अगर जेन्युइन है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 300 KD उनका सैलरी लगा था तो होगा। और होता है, ऐसा नहीं है। किसी किसी ट्रेड में जनरल एक सैलरी का रेंज होता है कि जैसे कि 30,000, 35,000, 40,000 होता है। लेकिन कभी कभी किसी का लक अच्छा होगा, किसी अच्छा कंपनी का रिक्वायरमेंट आ गया तो उनका अच्छा मतलब सैलरी मिल जाता है। तो 300 KD मतलब मुझे लगता है कि 70-75,000 ऐसा कुछ बन सकता है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कुवैती दिनार टू इंडियन रुपीज़ में। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो लोग स्टोर कीपर का काम करते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या उनका ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं। तो देखिए, आप अगर स्टोर में जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी स्किल आना चाहिए। क्योंकि आपका जो काम है ना थोड़ा सा ऑफिशियल टाइप का हो जाता है और साइट पे तो कभी कभी आपको जाना पड़ेगा
क्या करने के लिए, यानी आपका जो मटेरियल आएगा तो उसको रिसीविंग करने के लिए, या कोई मटेरियल अगर आप दूसरे कंपनी में या कहीं पे भी आप भेज रहे हैं तो आपको जा कर के मटेरियल को काउंट करना, क्योंकि आपको भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, तो इसीलिए ये सब जिम्मेदारी होता है। तो स्टोर कीपर का काम थोड़ा सा ऑफिशियल भी होता है और बहुत ज़्यादा साइट वाइट पे काम होता नहीं है। आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन काम भी हल्का फुल्का आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। अब स्टोर कीपर का एक तो हो गया कि स्टोर हेल्पर लोग रहते हैं, लेकिन नाम के लिए स्टोर कीपर का नाम दे दिया जाता है। जैसे स्टोर कीपर का वैकेंसी आया, आप चले गए, लेकिन खाली आप क्या करते हैं कि स्टोर से जो भी जैसे वर्कर आते हैं आपसे मटेरियल का रिक्वेस्ट फॉर्म भर के, जो वाउचर होता है वो लेकर के आएंगे कि हमको इतना ये कंज्यूमेबल चाहिए, इतना ग्राइंडिंग व्हील चाहिए, या सिविल का काम कर रहे हैं तो ये सामान चाहिए। तो आप क्या करते हैं, वही चीज़ सुपरवाइज़र का मतलब उस पर साइन होता है। डिपेंड करता है कि वो कंपनी में सुपरवाइज़र का साइन चाहिए उस रिक्वेस्ट फॉर्म पे या नहीं चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि आप वो मटेरियल इशू कर दिए और आप अपने रजिस्टर में मेंटेन कर दिए, इसके नाम पे इतना मटेरियल इशू कर दिए। अगर उस आदमी का साइन भी चाहिए तो रजिस्टर पे साइन ले लेते हैं, ऐसा कुछ मेंटेन करना होता है। तो जनरली आपको थोड़ा सा कितना मटेरियल इशू हुआ, कितना कहीं से मटेरियल आ रहा है और कितना बैलेंस है, ये सब भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। और स्टोर जो हेल्पर जैसे होते हैं, लेकिन स्टोर कीपर का नाम दे दिया जाता है, तो जनरली ये जो काम है ना, स्टोर हेल्पर का ही आप बोल सकते हैं। स्टोर कीपर में अगर सही में आपको जॉब मिला है तो थोड़ा सा आपको कंप्यूटर पे जैसे काम मालूम होना चाहिए। MS वर्ड, एक्सेल का मतलब यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्सेल में क्या होता है कि फार्मूला वगैरह सेट कर लेते हैं, कितना मटेरियल टोटल आया, सम करके या मल्टीप्लाई करके उसमें फार्मूला सेट करके पता चल जाता है। तो एक तो वो यूज़ होता है कि कितना मटेरियल आया, कितना कंज्यूम हुआ, कितना यूज़ हुआ और कितना बचा है। तो ये फार्मूला सेट करके आप इनपुट देते रहते हैं कि ये मटेरियल स्टोर में इतना अवेलेबल है, इतना यूज़ हो गया, इतना बैलेंस है। तो और भी मटेरियल चाहिए तो आपको क्या करना होता है, मटेरियल रिक्वेस्ट बोला जाता है, जिसको MR बोलते हैं शॉर्ट में। तो MR आप आगे रेज करेंगे अपने परचेज ऑफिसर को, या जो भी आपका सीनियर है वहाँ पे उसको। तो ये सब थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप से आप अगर काम सीख जाते हैं ना, तो आपको आगे बढ़ने के लिए चांसेस ज़्यादा होते हैं स्टोर कीपर में, ठीक है। तो जनरली एक्सेल हो गया, वर्ड का कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं, मतलब कोई फॉर्मेट वगैरह है अगर थोड़ा मोड़ा रिपोर्ट कुछ बनाने का। अच्छा, अब आपका इसमें और क्या काम होता है, कोई भी मटेरियल आता है तो आप उस मटेरियल को रिसीव करते हैं। मतलब बाहर से कंपनी में जो भी मटेरियल यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं से तो मटेरियल आएगा, तो वो आप रिसीव करेंगे। रिसीव करके एक छोटा सा फॉर्म हो सकता है कि आपको वो मटेरियल का, अब आप जब रिसीव करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, जो भी मटेरियल आएगा उसके साथ में DO आएगा, और उस DO के साथ में जो भी मटेरियल आता है उसका सर्टिफिकेट्स वगैरह आते हैं, जिसको MTCs बोला जाता है। MTC मटेरियल मिल टेस्ट सर्टिफिकेट या मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, या अगर कोई अदर मटेरियल है जैसे तो उसका बैच सर्टिफिकेट वगैरह, यानी मटेरियल का जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट के साथ में और DO रहता है। DO क्या होता है, डिलीवरी नोट। यानी आप अगर किसी दूसरे कंपनी में मटेरियल भेजते हैं तो कुछ तो पेपर प्रूफ होना चाहिए ना कि आप कौन सा मटेरियल उस कंपनी को भेज रहे हैं, और उस कंपनी वाले ने रिसीव किया कि नहीं किया। तो रिसीव वो किस पे करेगा, आप एक DO बनाएंगे और अपने पूरा मटेरियल जो भी आपने भेजना है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि सीरियल नंबर 1 2 में मटेरियल कौन सा है, क्या ग्रेड है, जो भी कुछ है, क्वांटिटी कितना है, और वहाँ पे भेजेंगे। फिर वहाँ पे जा कर के जो ड्राइवर है वहाँ पे जो रिसीव करेगा, जो भी स्टोर वाला, वो रिसीव करके आपके DO पे रिसीविंग का साइन कर देगा। तो एक कॉपी वो रख लेगा, बाकी 1 या 2 कॉपी आपके पास आ जाएगा, यानी ये प्रूफ के लिए। तो ये चीज़ें हो गई स्टोर कीपर का काम। अच्छा, अब मटेरियल आपके कंपनी में आ रहा है यूज़ करने के लिए, मतलब किसी क्लाइंट का जॉब आप कर रहे होंगे, तो आप क्या करते हैं कि उस मटेरियल को रिसीव करके और एक इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी आपको बनाना पड़ सकता है। यानी कि वो जो मटेरियल आपने रिसीव किया, तो इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में जैसे सीरियल नंबर, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, ग्रेड, कितना क्वांटिटी है, कौन सा डेट में आपने रिसीव किया, मटेरियल का कौन सा सप्लायर के थ्रू आया है, यानी कौन सा सप्लायर से वो मटेरियल आया है, कौन सा कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, कौन सा कंट्री का मटेरियल है, और जो सर्टिफिकेट उसके साथ में, वो सब
सब का नंबर, सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह, हीट नंबर मटेरियल का, उसमें फॉर्म में एकदम ईजी होता है, ठीक है। तो वो फिल करके, और हो सकता है कि आपको जब मटेरियल आएगा तो QC को ऑफ़र करना पड़ेगा, और QC आकर के चेक करके और जो आपका वो रिपोर्ट है उस पर रिपोर्ट रिव्यू करेगा, और DO है वो देखेगा कि हाँ DO के हिसाब से आपने जो रिपोर्ट बनाया है वो सही है, और सर्टिफिकेट वगैरह चेक करेगा। तो मटेरियल चेक आपका QC करेगा, आप सिर्फ़ और सिर्फ उसका रिसीव करके आप भी एक बार नॉर्मली आप देख लेंगे कि हाँ कोई मटेरियल डैमेज तो नहीं हुआ है। डैमेज हुआ है तो डायरेक्ट आप अपना QC को बता सकते हैं कि ये मटेरियल सही नहीं है, ये डैमेज ये पीस है। और बाकी जो QC होगा अपना हिसाब से वो चेक करेगा, यानी जो भी मटेरियल चेक करने का स्टैंडर्ड या कोड जो होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से, यानी जो भी मटेरियल आया वो एक्सेप्टेड है कि नहीं है, तो वो आकर के आपका रिपोर्ट पे, इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे साइन करेगा। तो ये चीज़ हो गया, यानी बहुत इजी है, कोई ख़ास है नहीं। अगर आप मैट्रिक भी किए हैं, ठीक ठाक आपको लिखना पढ़ना आता है, तो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब एक्सेल का तो बहुत इंपॉर्टेंस है, एक्सेल में ये सब जनरली रिपोर्ट बन जाता है। और उसके बाद एक लेटेस्ट जो चल रहा है वो टैली होता है। टैली क्या होता है कि आप कोई भी DO बनाते हैं तो आजकल जो है टैली में बनता है। टैली में ऑटोमेटिक पूरा रिकॉर्ड रहता है, किस कंपनी से आपका कंपनी को काम मिला है, तो इससे रिलेटेड उस कंपनी के साथ जो भी मटेरियल आया गया हुआ रहता है ना, तो जो भी रिकॉर्ड उस कंपनी के नाम पे रहेगा, वो अगर कंपनी का अगर आप नाम उसमें इनपुट करेंगे ना, तो पूरा डिटेल आ जाएगा कि उस कंपनी का हम लोगों ने कितना काम करके दिया है, कितना इसका हमने इनवाइसिंग किया है, कितना बिल मतलब जनरेट हुआ है, कितना उन लोगों ने पेमेंट किया है। जब जब वो लोग पेमेंट किए रहते हैं तो वो भी अमाउंट आप उस टैली में ही इनपुट करते हैं, और कितना अभी पेमेंट आना बाकी है, यानी कितना ड्यू है, कितना बैलेंस पेमेंट है, तो वो पूरा डिटेल उसमें आ जाता है। रेलवे स्टेशन में आप जाते होंगे तो टिकट आता है प्रिंट करके, तो ऐसा ही टैली का अलग एक मशीन होता है, और टैली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ वो अलग टाइप का वो मशीन में किया जाता है। जनरल ज़ेरॉक्स मशीन में ये प्रिंटिंग नहीं होता है। तो स्टोर कीपर का मतलब जनरली, अच्छा अब इसमें बात क्या एक और है कि स्टोर कीपर से आप स्टोर इंचार्ज भी बन सकते हैं, तो इसमें आपका ग्रोथ और अच्छा हो सकता है। और स्टोर इंचार्ज में है, और आपका जो कॉन्टेक्ट है वो परचेज़ ऑफिसर से भी होता है, जो लोग परचेज़ का काम करते हैं। तो अगर आप उनके टच में रह के वो भी काम अगर सीख लेते हैं तो आपके चांसेस हैं कि और भी आगे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टोर कीपर का अच्छा मतलब डिमांड एक तरह से बोल सकते हैं कि कहीं भी प्रोजेक्ट कोई भी स्टार्ट होता है तो उसमें भी स्टोर कीपर का काम आता है, और उसमें ज़्यादा लोग मिलते नहीं हैं, ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, इंटरव्यू के लिए भी कम ही लोग मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जैसे वेल्डिंग का, फिटर का, ये सब काम सीखते हैं, जो जनरल जैसे इलेक्ट्रीशियन का, क्योंकि इसका वैकेंसी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसमें लोग भी ज़्यादा हैं। और स्टोर कीपर में क्या है कि आदमी कम मिलेंगे और थोड़ा सा वैकेंसी कम ही आता है, तो आदमी भी आपको कम मिलते हैं। तो ये अच्छा जॉब है, प्रोफेशनल एक बोल सकते हैं कि ऑफिशियल जॉब है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रखिए। डॉक्यूमेंटेशन का नाम सुन करके बहुत सारे लोगों को डर लगने लगता है कि कंप्यूटर में ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। जनरल कंप्यूटर अगर आप चलाते होंगे ना, तो वो आपको सब समझ में आ जाएगा और आप कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला बात इसमें है नहीं। और बाकी जैसे स्टोर में भी जैसे ऑडिट होता है, तो ऑडिट में क्या होता है कि आपका स्टोर का भी कितना मटेरियल आया गया और उसका रिपोर्ट वगैरह सब प्रॉपर अगर बना के आप रखे रहेंगे, रजिस्टर जो भी उसमें होता है वो सब प्रॉपर आप मेंटेन करके डेली रखे रहेंगे ना, तो ऑडिट भी होगा तो आप एकदम क्लियर दिखा सकते हैं कि कौन, जैसे आपने कितना मटेरियल रिसीव किया, वो सब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करके अगर रखे रहेंगे तो ईजी आपके लिए हो जाता है कि आपका ऑडिट भी होगा। यानी ऑडिट मतलब क्या, एक तरह से लेखा जोखा बोल सकते हैं। हर साल में ऑडिट होता है, तो उसमें स्टोर वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मतलब इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि यही था कि आपको जो काम है यही सिंपल सा काम होता है, और जो इसमें सैलरी होती है मैंने आपको बता ही दिया, और बाकी नसीब पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना आगे जा सकते हैं, और आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हो, ओके, थैंक यू वेरी मच।